हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, जिसमें हमारा 6th चैप्टर चल रहा था, जिसमें हम जनरल प्रोसेस और आपके प्रिंसिपल्स देख रहे थे फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों के निष्कर्षण के लिए सामान्य प्रक्रम और सिद्धांतों की बात कर रहे थे। ठीक है, कहाँ तक हमने पढ़ लिया था? हमने कहा था कि हमें क्रूड मेटल प्राप्त हो गया है, यानी कि हमने धातुओं का निष्कर्षण कर लिया है उनके अलग अलग अयस्कों से और उसकी अलग अलग विधियों द्वारा। ठीक है, तो अभी जो आपको वो धातु प्राप्त हुई है वो कैसे रूप में, जिसको आप रॉ बोलते हैं या फिर कच्चा कहते हैं। ठीक है, कच्ची धातु आपको प्राप्त हुई है, यानी कि उस कच्ची धातु की जिसमें किसी न किसी प्रकार की अशुद्धि हो सकती है, उसको क्रूड मेटल कहा जाता है। ठीक है, अभी क्रूड मेटल को क्या करेंगे? शुद्ध करेंगे, और इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? शोधन कहा जाता है, यानी कि रिफाइनिंग। ओके, तो आज हम रिफाइनिंग के बारे में पढ़ेंगे, क्रूड मेटल के बारे में पढ़ेंगे और कुछ विधियां पढ़ेंगे जिनके द्वारा शोधन किया जाएगा, यानी कि रिफाइनिंग की जाएगी। ओके, आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, क्या चल रहा था? हमारा 6th चैप्टर चल रहा था, जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम की बात हम लोग कर रहे थे। ठीक है, कहाँ तक पढ़ लिया था कि हमने विभिन्न विधियों द्वारा, ठीक है, भिन्न भिन्न विधियों के द्वारा आपका धातु को प्राप्त कर लिया था। तो उसके जो अयस्क थे, हमने क्या कहा? खनिज ढूंढे गए, खनिज निकाले गए, उन खनिजों से अयस्क को छांटा गया और फिर उन अयस्कों से क्या किया गया? धातु का निष्कर्षण किया गया। ठीक है, ये हमने पढ़ा। उसके बाद जो हमें धातु प्राप्त हुई, क्या प्राप्त हुई? मेटल। मेटल यानी कि आपकी धातु। ये धातु में क्या होंगी? इसमें कुछ न कुछ क्या होंगी? अशुद्धियां होंगी। शुद्ध तो है नहीं है, इसमें अशुद्धियां हैं, और इन धातु में जो अशुद्धियां पाई जा रही हैं, इसकी वजह से इसको प्योर मेटल ना कह करके क्या कहा जा रहा है? क्रूड मेटल कहा जा रहा है। ओके, क्लियर है? क्रूड मेटल क्या है? क्रूड मेटल एक ऐसी मेटल है जिसमें कि किसी न किसी प्रकार की इम्प्योरिटी यानी कि अशुद्धि पाई जा रही है। ओके, तो प्यूरिफिकेशन और रिफाइनिंग ऑफ मेटल क्या बताता है हमें? कि आपका शुद्धिकरण कीजिए या शोधन कीजिए, किसका? मेटल का। ठीक है, तो धातु का शोधन। ठीक है, द मेटल ओब्टेन्ड बाय एनी ऑफ द अबव मेथड। एनी ऑफ द अबव जो आपने पहले पढ़े, ऑक्सीडेशन पढ़ा आपने, रिडक्शन पढ़ा आपने, वहां पे क्या हो रहा था? वहां पे कैल्सिनेशन हो रहा था, उसके बाद क्या हो रहा था? आपका रोस्टिंग हो रहा था। ये सारी क्या थी? ये सारी विधियां थी। आप क्या कह रहे थे? ब्लास्ट फर्नेस में आपका आयरन को प्राप्त किया जा रहा था। ये सारी विधियां जो हमने पढ़ी हैं is usually impure and is known as crude metal. The metal obtained, इन विधियों के द्वारा जो हमने क्या किया है? धातु को प्राप्त किया है, वो धातु हमें कैसी मिली है? अशुद्ध रूप में मिली है, या हम क्या बोल सकते हैं? क्रूड मेटल के रूप में मिली है, इम्प्योर है। ठीक है, Therefore the crude metal is to be purified. यानी ये जो क्रूड मेटल हमें प्राप्त हुई है, इसको क्या करने की आवश्यकता है? शुद्ध करने की आवश्यकता है, यानी कि इसमें जो भी अशुद्धि है, इम्प्योरिटी है, उनको दूर करने की आवश्यकता है। ठीक है, अब वो इम्प्योरिटी या अशुद्धि किस किस रूप में हो सकती है? तो आपका द इम्प्योरिटीज मे बी इन द फॉर्म ऑफ, कितनी फॉर्म में? इन 4 रूपों में आपको वो अशुद्धि प्राप्त हो सकती है। ठीक है, आइए देखते हैं कौन कौन से आपके 4 रूप हैं। 4 रूप कौन कौन से हैं? अनरिड्यूस्ड ऑक्साइड्स ऑफ द मेटल, यानी कि आपका धातु के ऑक्साइड हैं जो कि क्या है? अनरिड्यूस्ड है, यानी कि जो जिनका क्या नहीं हुआ है? अपचयन नहीं हुआ है। ऐसे अनअपचयित धातु के
क्लियर है? क्या कह रहे हैं कि अशुद्धि किस रूप में हो सकती है? अनअपचयित धातु के ऑक्साइड के रूप में हो सकती है, यानी कि कुछ धातु ऑक्साइड में से धातु का क्या हो गया है, आपका अपचयन हो गया, यानी रिडक्शन हो गया, ऑक्साइड पार्ट उससे हट गया है, तो इस वजह से आपको धातु प्राप्त हो गई है। लेकिन उस धातु में भी कुछ धातु के का पार्ट ऐसा है कि जो अभी भी अनअपचयित रह गया है, यानी कि अनरिड्यूस्ड रह गया है, जिसमें कि अभी भी ऑक्साइड पार्ट मौजूद है। ओके, क्लियर है? समझिए, ये आपका एमओ है, यानी मेटल का ऑक्साइड है, ये भी मेटल का ऑक्साइड है, ये भी मेटल का ऑक्साइड है, ये भी मेटल का ऑक्साइड है। इनका हमने क्या किया, इनको हमने किया रिड्यूस किया। हम कह रहे हैं कि इनमें से ये तीन तो क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं एम में, यानी मेटल में, ठीक है। लेकिन इसी में एक पार्ट ऐसा, थोड़ा कुछ ऐसी धातु रह जाती है कि जो जिसमें अभी भी ऑक्साइड पार्ट रह रहा है। तो आप क्या कह रहे हैं, आप इसकी बात कर रहे हैं, ये अशुद्धि के रूप में इसके साथ जुड़ा हुआ है। ओके, तो वो अशुद्धि किसके फॉर्म में, धातु के ऑक्साइड के फॉर्म में, जो कि अनअपचयित रह गई है। क्लियर है पहला? दूसरा है नॉन मेटल्स लाइक कार्बन, आपका सिलिकॉन, फास्फोरस, आर्सेनिक, सल्फर एक्सेट्रा, यानी कि वो इम्प्योरिटी या वो अशुद्धि अधातु के रूप में भी हो सकती है। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम धातु की बात कर रहे हैं कि धातु का हमने निष्कर्षण किया, तो हो सकता है वो पूरे रूप में हमें धातु न मिलकर के उसके साथ में कुछ अधातु भी रह गई होगी, तो वो अधातु किस रूप में है, धातु के साथ इम्प्योरिटी के रूप में है, यानी कि अशुद्धि के रूप में। ओके, आपके फॉरेन मेटल्स हैं, यानी कि अन्य कोई कण उसमें हो सकते हैं, ठीक है, अन्य कोई धातु हो सकती है, यानी कि जिसका हमें क्या करना था, निष्कर्षण करना था, उसके अलावा भी उसमें कोई धातु आ गई है, तो अन्य धातु हो गई कोई। और स्लेज और फ्लस्क के रूप में भी आपकी इम्प्योरिटी रह सकती है, यानी कि जिसे आप धातु मल कह रहे हैं। क्लियर है सबको? बिल्कुल क्लियर है। हमने क्या कहा, हमें जो क्रूड मेटल प्राप्त हुई है, यानी कि धातु प्राप्त हुई है, उसमें किसी न किसी प्रकार की अशुद्धि है, इसीलिए उसको क्रूड मेटल कहा जा रहा है। अब हम कह रहे हैं कि वो अशुद्धि आपका किस किस रूप में हो सकती है, तो वो अशुद्धि अनरिड्यूस्ड ऑक्साइड के रूप में हो सकती है धातु के, और नॉन मेटल के रूप में हो सकती है, या फिर फॉरेन मेटल्स के रूप में हो सकती है, स्लेज और फ्लस्क के रूप में हो सकती है। ओके, चलिए जल्दी से नोट करिए इसे, फिर आगे देखेंगे। चलिए, तो क्लियर है इतना, किस किस रूप में आपकी अशुद्धियां यहाँ पर हो सकती हैं। इसके बाद बात करते हैं कि उन अशुद्धियों को क्या करना है, दूर करना है। एंड द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग द क्रूड मेटल इज कॉल्ड रिफाइनिंग, यानी कि जितने भी प्रक्रम, प्रक्रियाएं, विधियां आप क्या करेंगे, उस क्रूड मेटल को शुद्ध करने के लिए उपयोग में लाएंगे, वही क्या कहलाएगी, आपकी रिफाइनिंग कहलाएगी। या आप क्या कह सकते हैं कि क्रूड मेटल को, यानी कि वो जो अशुद्ध धातु आपको प्राप्त हुई है, को शुद्ध करने की प्रक्रिया ही आपका क्या कहलाता है, रिफाइनिंग, यानी कि शोधन कहलाता है। ओके, तो रिफाइनिंग हो गया आपका शोधन। धातु से इन अशुद्धियों को दूर करने की प्रक्रिया ही शोधन कहलाती। और वो धातु कैसे, जिसको हम क्रूड मेटल कह रहे हैं, कच्ची धातु भी जिसको कहा जा रहा है, या अशुद्ध धातु जिसे कह रहे हैं। ओके,
इन अशुद्धियों यानी ये 4 रूपों में आपकी कोई भी अशुद्धि वहां पर हो सकती है। क्लियर है? अब रिफाइनिंग के लिए हमने किसकी बात की? हमने यहाँ पर कहा प्रक्रिया। क्या कहा? प्रक्रिया यानी कि विधि। ठीक है, प्रक्रम, प्रोसेस हो सकती है। और कौन कौन सी प्रोसेस आप अपना रहे हैं वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। सम ऑफ द कॉमन मेथड ऑफ रिफाइनिंग आर, यानी कि आपकी कुछ सामान्य विधियां हैं शोधन की। ओके, जिनका वर्णन यहाँ पर किया गया है। ओके, चलिए देखते हैं कौन कौन सी विधियां हैं आपकी। डिस्टिलेशन, लिक्वेशन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग, वेपर फेज, वॉन आर्कल मेथड, क्रोमेटोग्राफिक मेथड। ओके, तो ये सारी क्या हैं आपकी? ये सारे आपके यहाँ पर मेथड हैं जिनके द्वारा विधियां हैं, सामान्य विधियां हैं किस चीज की? रिफाइनिंग की। ओके, तो लिखिए शोधन की सामान्य विधियां। और किसका शोधन? धातुओं का हो रहा है शोधन। पहला है आपका डिस्टिलेशन यानी कि आसवन। ओके, क्या कहा जाता है इसको? इसको कहा जाता है आसवन। आसवन आपने पहले भी पढ़ा है। ओके, दूसरा है आपका द्राव गलन परिष्करण, जिसे कि लिक्वेशन कहा जा रहा है। ओके, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग यानी कि वैद्युत अपघटनी शोधन। और क्या है? और है जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग क्या कहता है आपका? मंडल परिष्करण। ओके, वेपर फेज। वेपर फेज यानी वाष्प प्रावस्था परिष्करण इसे कहते हैं। वाष्प और रिफाइनिंग यानी परिष्करण। वॉन आर्कल मेथड आप इसमें पढ़ेंगे। और लास्ट है आपका वर्ण लेखिकी विधि यानी कि क्रोमेटोग्राफिक मेथड। ओके, चलिए नोट करिए जल्दी। तो ये सारे मेथड किस लिए हैं? ये सारे मेथड है आपका कि इनके द्वारा क्या किया जाएगा? एक उच्च शुद्धता की धातु को प्राप्त किया जाएगा। उच्च शुद्धता से क्या समझते हैं? उच्च शुद्धता से समझते हैं कि एक ऐसी धातु जिसमें कि अशुद्धियां ना हो या बहुत कम मात्रा में जिसमें अशुद्धि हो। ओके, तो उनको क्या करना है? यानी सिंपली है कि प्यूरिफाई करना है, प्यूरिफिकेशन करना है, शुद्धिकरण करना है या शोधन जिसे कि रिफाइनिंग कहा जा रहा है वो करना है। तो रिफाइनिंग के लिए अलग अलग प्रकार की विधियां क्यों अपनाई जा रही है? हम सिंपल एक विधि से रिफाइनिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? जैसे कि आपने छोटी क्लासेस में देखा है, सेपरेट करते हैं ना चीजों को, सेपरेशन होता है पृथक्करण, जिसमें आप क्या कहते थे कि छान लीजिए, छान करके आपके दो चीजें क्या हो जाएंगी? अलग हो जाएंगी। अगर उनको अलग करना है, शुद्धि अलग, जो अशुद्धि है वो अलग हो जाएगी और जो चीज हमें चाहिए वो अलग हो जाएगी। ठीक है, और क्या करते थे आप? आसवन विधि भी आपने वहां पढ़ा कि आसवन करते हैं। और मैग्नेटिक सेपरेशन करते हैं कि चुंबक ले लीजिए, चुंबक के द्वारा भी आप पृथक्करण कर सकते हैं। और क्या करते हैं? और वहां पर ऐसे ही अलग अलग विधियां, विनोइंग कहते थे आप कि क्या करेंगे? जैसे भूसे से उसको अलग किया जाता है,
वो वाला। और इस तरह की अलग अलग सेपरेशन की टेक्निक्स को आप क्या करते थे, अपनाते। फिल्ट्रेशन किया जाता है वहां पर कि फिल्टर पेपर की मदद से किसी एक लिक्विड को और उसमें जो अशुद्धि छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में उपस्थित होगी उनको अलग किया जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते थे, सेपरेट करते थे। तो वही सेपरेशन का मेथड यहाँ पर अपनाया जा रहा है। तो क्यों हम एक ही विधि के द्वारा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो पाई जाने वाली अशुद्धि है धातु में, ठीक है, और आपका जो धातु है, उनके दोनों के क्या होंगे, जो प्रॉपर्टीज होंगी वो अलग अलग होंगी। अशुद्धि हमने 4 प्रकार की पढ़ी, तो 4 प्रकार की आपकी अशुद्धियां हो सकती हैं, तो उनको एक ही विधि के द्वारा अलग कर पाना पॉसिबल नहीं है। वहीं पर क्योंकि धातुएं हमारे पास इतनी सारी हैं, इतनी सारी धातुएं हैं, तो उन सबकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से भिन्न है। तो उनकी अलग अलग गुणों के कारण हम क्या कर रहे हैं कि अलग अलग विधियां अपना रहे हैं अशुद्धियों को दूर करने की, यानी रिफाइनिंग की। ओके, क्लियर है? चलिए जल्दी से नोट करेंगे इसे, फिर हम फर्स्ट मेथड पढ़ते हैं अपना, जो है कि डिस्टिलेशन यानी कि आसवन। आसवन क्या कहता है? चलिए पहली विधि देखते हैं, डिस्टिलेशन यानी कि आसवन। आसवन कहता है, दिस मेथड इज यूजफुल फॉर लो बॉइलिंग मेटल्स। In this method, the impure metal is evaporated to obtain pure metal as distillate. The common example of metals which are purified by distillation are zinc and mercury. Okay? क्या कहा जा रहा है इसमें? इसमें कहा जा रहा है कि जो ये मेथड है ना, कौन सा मेथड, डिस्टिलेशन, जो ये विधि है, किस चीज की विधि है, रिफाइनिंग की विधि है। जब भी आपको पूछा जाएगा कि डिस्टिलेशन क्या है, डिस्टिलेशन को समझाइए, तो सबसे पहले आप बताते हैं कि ये चीज है क्या। तो डिस्टिलेशन आपकी एक, डिस्टिलेशन यानी कि आसवन एक विधि है किसी भी चीज को सेपरेट करने की, या आप क्या कहेंगे, अगर हम धातुओं का केस पढ़ रहे हैं तो इसमें शोधन की एक प्रक्रिया है डिस्टिलेशन। ओके, इसमें क्या होता है, ये मेथड उपयोगी है, ये विधि उपयोगी है। किसके लिए उपयोगी है? ऐसी धातुओं के लिए जिनका बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक कैसा होता है, कम होता है। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, द इम्प्योर मेटल, एक ऐसा मेटल जिसमें कुछ न कुछ इम्प्योरिटी होगी, उसको क्या किया जाएगा, आपका इवेपोरेट कराया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है ना, क्वथनांक कम है, वो कम टेम्परेचर पे ही आपका बॉइल करना शुरू हो जाएगा, यानी अपनी वेपर में कन्वर्ट होना या गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। ओके, कम टेम्परेचर देके ही। तो इससे क्या होता है, इससे सिंपली एक चीज समझिए कि जैसे आपके पास जिंक है और जिंक में कोई इम्प्योरिटी है। जिंक हम क्या कह रहे हैं कि जिंक का बॉइलिंग पॉइंट कम है। बॉइलिंग पॉइंट यानी आपका क्वथनांक, यानी कि एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर कि वो आपका लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होना यानी गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू होगा। तो कम तापमान में हो जाएगा ये सब। तो आप क्या करेंगे, आप जिंक ले लेंगे, हो सकता है वो आपको सॉलिड फॉर्म में हो या मोल्टन स्टेट में है तो और अच्छी बात है। तो आप उसको थोड़ा सा टेम्परेचर देंगे, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो बहुत जल्दी ही वो क्या करना शुरू कर देगा, वेपर्स के रूप में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगा। जब उसकी वेपर बननी शुरू हो जाएगी तो जो उसमें अशुद्धि है, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो सकता है, ज्यादा होगा, तो इससे हम क्या कर लेंगे, जिंक तो जल्दी इवेपोरेट हो जाएगी, और इवेपोरेट होकर क्या करेंगे, इस तरह जो आपको डायग्राम दिख रहा है ना, ये किस लिए यूज किया जाता है, डिस्टिलेशन के लिए किया जाता है। तो आप देख रहे हैं इम्प्योर लिक्विड लिखा हुआ है, तो वहां पर आपने अशुद्ध लिक्विड डाल दिया जिसमें जिंक भी है और जिंक के साथ में अशुद्धियां भी हैं। उनको क्या कर दिया, नीचे से बर्नर की हेल्प से टेम्परेचर दिया जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, यानी उसमें को फ्लेम में रखा गया है, आग के ऊपर रख रहे सपोज। तो आप इस तरह से टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज हुआ तो जिंक क्या करेगा, इवेपोरेट कर गया, आपको ऊपर वेपर दिख रही है उसकी। फिर वो किस वजह से, जो उसकी एक जो ओपनिंग आ रही है बाहर को, उसको क्या कर देंगे, इस तरह से डिस्टिलेशन आपका एक क्या होता है, ट्यूब होती है, उसकी मदद से क्या कर लिया जाता है, बाहर को ओपनिंग दे देते हैं। समझिए, ये आपका क्या है, यहाँ पर बर्नर जलाया गया है, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, टेम्परेचर दे रहा है किसको, ये आपका जो जिंक है, और कैसा है, क्रूड जिंक है,
यानी कि इसमें कुछ ना कुछ अशुद्धियां होंगी। अब क्या कह रहे हैं, जैसे जैसे यहाँ से टेम्परेचर बढ़ाया गया, तापमान बढ़ा, तो ये बॉईल होगा, बॉईल होने के बाद में ये वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, भाप के रूप में बदल गया। जैसे आप पानी को बॉईल होते हुए देखते हैं तो उसमें भाप की क्या भाप बनता है ना बाद में जब पानी उबलता है तो वेपर बना। फिर यहाँ से ओपनिंग है तो इसकी मदद से वो वेपर इधर आएंगी। फिर यहाँ पर क्या किया जाता है, कंडेंस फ्लास्क आपका, या फिर इसको आपका कंडेंसर भी कहा जाता है, ठीक है। जो ये आपका दिख रहा है ना, ये इसको कंडेंसर कहा जाता है। ओके, तो कंडेंसर की हेल्प से क्या होता है, यहाँ पर दो ओपनिंग दी एक ओपनिंग होती है, एक बाहर निकलने के लिए होता है। किसके लिए, पानी के लिए। तो यहाँ से आपको दिख रहा है ये पानी का नल है, ठीक है। यहाँ से ये टैप से क्या किया जा रहा है, पानी डाला जा रहा है। ये पानी कहाँ डाला जा रहा है, इसमें डाला जा रहा है, जिसको हमने क्या कहा है, कंडेंसर कहा है। तो इसमें पानी डाला जा रहा है। फिर क्या हो रहा है इसका, ये तो यहाँ से पानी अंदर जा रहा है, यहाँ से पानी अंदर गया और फिर यहाँ से आपका ट्यूब से पानी बाहर आ जाएगा इस तरीके से, ये आउट, ठीक है। ये पानी क्यों डाला जा रहा है, क्योंकि जो जिंक है, ठीक है, मैं इसको ब्लू कलर से दिखा देती हूँ। ये जो जिंक की वेपर आ रही है इसके अंदर, ये क्या होंगी, गर्म होंगी, ठीक है। और इनको हमने कैसा करना है, संघनित करना है, यानी इसको लिक्विड में कन्वर्ट करना है। तो वेपर्स को यानी गैस को द्रव में बदलने के लिए तापमान कम किया जाता है, और उस तापमान को कम करने के लिए ही ये पानी यहाँ चलाया जा रहा है। पानी क्या करेगा, यहाँ से आपका पानी आएगा जिसका कि टेम्परेचर कम होगा, ठीक है। इस बीकर को मत समझिए अभी, ये अलग रखा हुआ है कहीं, ठीक है। सिंपल पाइप देखिए, ये पाइप है, यहाँ से पानी जा रहा है आपका। ये पानी कैसा है, ठंडा है, इसके संपर्क में आएगा, थोड़ा गर्म होगा, फिर यहाँ से पानी बाहर आ जाएगा। तो पानी का फ्लो लगातार चलता रहेगा, तो वो क्या करेगा, इस कंडेंसेशन के अंदर क्या करेगा, टेम्परेचर को कम करने का प्रयास करेगा। तापमान कम होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, जो यहाँ से आपका जिंक आ रही थी वेपर्स, वो धीरे धीरे कम तापमान से गुजर कर गैसेस क्या हो जाएंगी, कंडेंस हो जाएंगी, संघनित हो जाएंगी, और उसके बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, यहाँ लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि जो जिंक वहां से क्या हुई थी, वेपराइज हुई थी कम तापमान में ही, वो क्या हो जाएगी, अब आपको प्योर फॉर्म में यहाँ प्राप्त हो जाएगी। तो इसको क्या कहा आपने, डिस्टिल्ड लिक्विड कहा। और जो इम्प्योरिटीज हैं, क्योंकि उतना उनका बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, तो वो आपको यहीं किस रूप में मिल रही हैं, इम्प्योरिटीज के फॉर्म में मिल रही हैं। ओके, क्लियर है सबको, क्लियर है। ओके, इस तरीके से आपका क्या होता है, ये सारा जो फंक्शनिंग है वो काम करता है। तो ये क्या है, आसवन का प्रक्रम है, जिसमें कि क्या किया आपने, एक निम्न क्वथनांक यानी कि कम बॉइलिंग पॉइंट वाली धातु को आश्रित किया। चलिए जल्दी से नोट कीजिए। ये पूरा प्रक्रम आपको समझ में आ गया होगा। सिंपली क्या किया जा रहा है, जो क्रूड मेटल वहां से फॉर्म हुई है उसको, अगर वो मॉल्टन स्टेट में है तो उसको क्या किया जाएगा, उसको यहाँ रख दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या किया जाएगा आपका, इसको टेम्परेचर दिया जाएगा। इसको यहाँ से टेम्परेचर दिया, बर्नर पे रख दिया आपने, स्पिरिट लैम्प पे रख दिया। फिर क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, इस मॉल्टन जो लिक्विड है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। एक टेम्परेचर आएगा, जब वो बॉईल करना स्टार्ट होगा, वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से ये कॉर्क से बंद किया गया है, ठीक है, ताकि यहाँ से वेपर्स इसकी बाहर ना आए। तो उनको जगह कहाँ मिल रही है, यहाँ मिल रही है, तो वो इस रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये आपका दिख रहा है, ये सील्ड है पूरी ट्यूब। ओके, तो इसमें बाहर से क्या किया जा रहा है, पानी का फ्लो दिया जा रहा है। इधर से पानी डाला गया है, इधर से बाहर निकाला गया है, इस तरह से। ओके, तो इस तरीके से पानी का, जब पानी दिया तो पानी क्या करेगा, उस ट्यूब के टेम्परेचर को कम करने का प्रयास करेगा, और जो यहाँ से वेपर्स आई हैं वो क्या हो जाएंगी, संघनित हो जाएंगी, और इस प्रकार से लिक्विड के रूप में यहाँ एकत्र कर ली जाएंगी। ओके, तो ये आपको प्योर या प्यूरिफाई कर दी गई है या
रिफाइनिंग हो गई है, इस प्रकार की धातु प्राप्त हो जाएगी। और इसमें कैसी धातुओं का शोधन किया जाता है, बार बार कहा जा रहा है, जिनका बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो अशुद्ध धातु को वाष्पीकृत करके शुद्ध धातु को आसुत के रूप में प्राप्त कर लिया जाता है। ओके, चलिए नोट करिए जल्दी से। तो बच्चों होपफुली आज आपको इतना समझ में आया होगा। रिफाइनिंग की बात की है हमने आज के सेशन में, 7 विधियां देखी है रिफाइनिंग की, और जिनमें से अच्छे से पहली विधि को पढ़ा है जो कि क्या है, डिस्टिलेशन यानी कि आसवन। इसको यहाँ तक आपको अच्छे से रिवाइज करना है चैप्टर को। आने वाले सेशन में हम और विधियों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। कोई डाउट होगा, कोई क्वेश्चन होगा आपका, तो आने वाले सेशन में आप पूछ लेंगे। ओके, और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।